नमस्कार, मैं हूं रणजीत और आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं स्टोरी विथ रणजीत। यह वीडियो 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए है जो बिहार बोर्ड से पढ़ते हैं। आज का विषय है हिंदी गोधूली भाग 2 और अध्याय है 5वां। अध्याय का नाम है नागरी लिपि, जिसके लेखक है गुणाकर मूले। यह एक निबंध है और नागरी का मतलब होता है नगर की, शहर की। लिपि का मतलब होता है ध्वनियों के लिखित चिन्ह। तो आइए इस निबंध को सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं और इससे पहले हम गुणाकर मूले के बारे में जानते हैं। गुणाकर मूले का जन्म 1935 ईस्वी में महाराष्ट्र के अमरावती जिले के एक गांव में हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा ग्रामीण परिवेश में हुई। शिक्षा की भाषा मराठी थी। उन्होंने मिडिल स्तर तक मराठी पढ़ाई भी। फिर वे वर्धा चले गए और वहां उन्होंने 2 वर्षों तक नौकरी की। साथ ही अंग्रेजी व हिंदी का अध्ययन किया। फिर इलाहाबाद आकर उन्होंने गणित विषय में मैट्रिक से लेकर एमए तक की पढ़ाई की। सन 2009 में मूले जी का निधन हो गया। गुणाकर मूले के अध्ययन एवं कार्य का क्षेत्र बड़ा ही व्यापक है। उन्होंने गणित, खगोल विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, विज्ञान का इतिहास, पूरा लिपि शास्त्र और प्राचीन भारत का इतिहास व संस्कृति जैसे विषयों पर खूब लिखा है। पिछले 25 वर्षों में मुख्यतः इन्हीं विषयों से संबंधित उनके 2500 से अधिक लेखों तथा 30 पुस्तकों का प्रकाशन हो चुका है। उनकी प्रमुख कृतियों का नाम है अक्षरों की कहानी, भारत, इतिहास और संस्कृति, प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक, आधुनिक भारत के महान वैज्ञानिक, मैंडलिप, महान वैज्ञानिक, सौरमंडल, सूर्य, नक्षत्र लोक, भारतीय लिपियों की कहानी, अंतरिक्ष यात्रा, ब्रह्मांड परिचय, भारतीय विज्ञान की कहानी आदि। गुणाकर मूले की एक पुस्तक है अक्षर कथा। इस पुस्तक में उन्होंने संसार की प्रायः सभी प्रमुख पूरा लिपियों की विस्तृत जानकारी दी है। प्रस्तुत निबंध यानी जिस निबंध नागरी लिपि को हम पढ़ेंगे, आप सुनेंगे, उसके बारे में लिखते हैं कि यह निबंध गुणाकर मूले की पुस्तक भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। इसमें हिंदी की अपनी लिपि नागरी या देवनागरी के ऐतिहासिक विकास के रूपरेखा स्पष्ट की गई है। यहां हमारी लिपि की प्राचीनता, व्यापकता और शाखा विस्तार का प्रवाहपूर्ण शैली में प्रमाणिक आख्यान प्रस्तुत किया गया है। तकनीकी बारीकियों और विवरणों से बचते हुए लेखक ने निबंध को बोझिल नहीं होने दिया है और सादगी तथा सहजता के साथ जरूरी ऐतिहासिक जानकारियां देते हुए लिपियों के बारे में हमारे भीतर आगे की जिज्ञासाएं जगाने की कोशिश की है। तो यह रही गुणाकर मूले के बारे में। अब मैं सीधे नागरी लिपि, जो उनका निबंध लिखा गया है उनके द्वारा, उसके बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं। नागरी लिपि, जिस लिपि में यह लेख छपा है, यानी इस निबंध को जिसको हम पढ़ रहे हैं, आप सुन रहे हैं, जिस लिपि में छपा है उसे हम नागरी या देवनागरी लिपि कहते हैं। करीब 2 सदी पहले पहली बार इस लिपि के टाइप बने और इसमें पुस्तकें छपने लगी, इसलिए इसके अक्षरों में स्थिरता आ गई है। हिंदी या इसकी विविध बोलियां देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हमारे पड़ोसी देश नेपाल की नेपाली, खसकुरा व नेवारी भाषाएं भी इसी लिपि में लिखी जाती है। मराठी भाषा की लिपि देवनागरी है। मराठी में सिर्फ एक अतिरिक्त अक्षर है। इसमें देखा है
हमने देखा है कि प्राचीन काल में संस्कृत व प्राकृत भाषाओं में यह ध्वनि थी और इसके लिए अनेक अभिलेखों में अक्षर मिलता है। देवनागरी लिपि के बारे में एक और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि संसार में जहां भी संस्कृत प्राकृत की पुस्तकें प्रकाशित होती हैं, वे प्रायः देवनागरी लिपि में ही छपती है। वैसे विदेशों के कुछ पंडित और उनका अनुकरण यानी नकल करते हुए कुछ भारतीय पंडित भी ऊपर नीचे कुछ चिन्ह जोड़ते हुए रोमन अक्षरों में भी संस्कृत प्राकृत के उद्धरण एवं ग्रंथ छपवाते हैं। गुजराती लिपि देवनागरी से अधिक भिन्न नहीं है। बंगला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की पुत्री नहीं तो बहन अवश्य है। हाँ, दक्षिण भारत की लिपियां वर्तमान नागरी से काफी भिन्न दिखाई देती है, लेकिन यह तथ्य हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए कि आज कुछ भिन्न सी दिखाई देने वाली दक्षिण भारत की ये लिपियां तमिल, मलयालम या तेलुगु, कन्नड़ भी नागरी की तरह प्राचीन ब्राह्मणी से विकसित हुई है। अब ब्राह्मणी का मतलब क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं कि ब्राह्मणी का मतलब होता है एक प्राचीन भारतीय लिपि जिससे नागरी आदि लिपियों का विकास हुआ है, तो प्राचीन ब्राह्मणी से ही विकसित हुई है। अभी कुछ समय पहले तक दक्षिण भारत में पोथियां का मतलब होता है पुस्तकें, ग्रंथ। पोथियां लिखने के लिए नागरी लिपि का व्यवहार होता था। दरअसल नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें दक्षिण भारत से ही मिले हैं। दक्षिण भारत की यह नागरी लिपि नंदी नागरी कहलाती है। कोणार्क के शिलाहार, मानखेट के राष्ट्रकूट, देवगिरी के यादव तथा विजयनगर के शासकों के लेख नंदी नागरी लिपि में है। पहल विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को ही नंदी नागरी नाम दिया गया था। दक्षिण भारत में तमिल, मलयालम और तेलुगु, कन्नड़ लिपियों का स्वतंत्र विकास हो रहा था। फिर भी दक्षिण भारत में अनेक शासकों ने नागरी लिपि का इस्तेमाल किया। राज व राजेंद्र जैसे प्रतापी चोर राजाओं 11वीं सदी में सिक्कों का नागरी अक्षर देखने को मिलते हैं। 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर वीर केरलस्य जैसे शब्द नागरी लिपि में अंकित है। सुदूर दक्षिण से प्राप्त वरगुण का पलियम ताम्रपत्र 9वीं सदी में नागरी लिपि में है। इतना ही नहीं, श्रीलंका के पराक्रम बाहु, विजय बाहु 12वीं सदी में आदि शासकों के सिक्कों पर भी नागरी अक्षर देखने को मिलते हैं। दूसरी ओर उत्तर भारत में अल्पकाल के लिए इस्लामी शासन की नींव डालने वाले महमूद गजनवी 11वीं सदी पूर्वार्ध के लाहौर के टकसाल का मतलब क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। टकसाल का मतलब होता है जहां सिक्के ढलते हैं। सिक्के ढलने के स्थान को ही उसी को हम टकसाल कहते हैं। तो टकसाल में ढाले गए चांदी के सिक्कों पर भी हम नागरी लिपि के शब्द देखते हैं। इन सिक्कों पर एक तरफ कूफी लिपि में कलमा अंकित है तो दूसरी तरफ नागरी लिपि में अंकित है अव्यक्तम एकम मुहम्मद अवतार निरपति महमूद। ये सिक्के 1028 ईस्वी में शुरू किए गए थे। स्मरण रहे कि लगभग इसी समय के दक्षिण के चोर राजाओं के सिक्कों पर भी नागरी लिपि में लिखे गए शब्द देखने को मिलते हैं। महमूद गजनवी के बाद के मोहम्मद गोरी, अलाउद्दीन खिजली, शेर शाह आदि शासकों ने भी अपने सिक्कों पर नागरी शब्द खुदवाए हैं। बादशाह अकबर ने ऐसा सिक्का चलाया था जिस पर राम सीता की आकृति है और नागरी लिपि में राम सिए शब्द अंकित है। राम सिए का मतलब होता है राम सीता। उत्तर भारत में मेवाड़ के गुहिल, सांभर अजमेर के चौहान, कन्नौज के गाहरवाल, काठियावाड़ गुजरात के सोलंकी, आबू के परमार, जेजाक भुक्ति बुंदेलखंड के चंदेल तथा त्रिपुरा के
कल्पकुची शासकों के लेख नागरी लिपि में ही है। उत्तर भारत की इस नागरी लिपि को हम देवनागरी के नाम से जानते हैं। उपयुक्त जानकारी से स्पष्ट हो जाता है, यानी देवनागरी लिपि के बारे में जितनी भी बातें इस आपने सुना है उसके बारे में इन्होंने लिखा है कि उपयुक्त जानकारी से स्पष्ट हो जाता है कि ईसा के 8वीं 9वीं सदी में नागरी लिपि का प्रचलन सारे देश में था। यह एक सार्वदेशिक लिपि थी। गुप्त काल की ब्राह्मणी लिपि तथा बाद के सिद्धम लिपि के अक्षरों के सिरों का छोटी आरी लकीरें या छोटे ठोस त्रिकोण है, लेकिन नागरी लिपि की मुख्य पहचान यह है कि इसके अक्षरों के सिरों पर पूरी लकीरें बन जाती है और ये शिरोरेखाएं उतनी ही लंबी रहती हैं जितनी कि अक्षरों की चौड़ाई होती है। हाँ, कुछ लेखों के अक्षरों के सिरों पर अब भी कहीं कहीं त्रिकोण दिखाई देते हैं। दूसरी स्पष्ट विशेषता यह है कि इस प्राचीन नागरी के अक्षर आधुनिक नागरी से मिलते जुलते हैं और इन्हें आसानी से थोड़े अभ्यास के बाद पढ़ा जा सकता है। हम बता चुके हैं कि दक्षिण भारत से नागरी नंदी नागरी लिपि के लेख 8वीं सदी से मिलने लग जाते हैं और उत्तर भारत से 9वीं सदी से। इसलिए हम यह नहीं कह सकते हैं कि अमुक निश्चित समय से ही नागरी लिपि की शुरुआत होती है। नागरी जैसे अक्षर कुछ पुराने लेखों में दिखाई देते हैं और पुरानी शैली के कुछ अक्षर नागरी लेखों में भी दिखाई देते हैं। अब हमें यह देखना है कि इस नई लिपि को नागरी, देवनागरी या नंदी नागरी क्यों कहते हैं। नागरी नाम की उत्पत्ति और इसके अर्थ के बारे में विद्वानों में बड़ा मतभेद है। एक मत के अनुसार गुजरात के नागर ब्राह्मणों ने पहले पहल इस लिपि का इस्तेमाल किया, इसलिए इसका नाम नागरी पड़ा। इस मत को स्वीकार करने में अनेक अड़चने हैं। एक अन्य मत के अनुसार बाकी नगर सिर्फ नगर हैं, परंतु काशी देवनगरी है, इसलिए काशी में प्रयुक्त लिपि का नाम देवनागरी पड़ा। स्पष्टतः यह एक संकुचित मत है। अलबेरूनी ने अपने ग्रंथ 1030 ईस्वी में लिखा है कि मालवा में नागर लिपि का इस्तेमाल होता है। अतः यह स्पष्ट है कि 1000 ईस्वी के आसपास नागर या नागरी नाम अस्तित्व में आ चुका है। अस्तित्व का मतलब है कि पहचान में आ चुका है। दरअसल यह शब्द और भी कुछ पहले अस्तित्व में आ चुका था। इतना निश्चित है कि यह नागरी शब्द किसी नगर अर्थात बड़े शहर से संबंधित है। पादतादितकम नामक एक नाटक से जानकारी मिलती है कि पाटलिपुत्र पटना को नगर कहते थे। हम यह भी जानते हैं कि स्थापत्य की उत्तर भारत की एक विशेष शैली को नागर शैली कहते हैं। अतः नागर या नागरी शब्द उत्तर भारत के किसी बड़े नगर से संबंध रखता है। असंभव नहीं कि यह बड़ा नगर प्राचीन पटना ही हो। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम देव था, इसलिए गुप्तों की राजधानी पटना को देवनगर भी कहा जाता होगा। देवनगर की लिपि होने से उत्तर भारत की प्रमुख लिपि को बाद में देवनागरी नाम दिया गया होगा, लेकिन यह सिर्फ एक मत हुआ। इस हम सप्रमाण नहीं बता सकते, यानी हम तथ्यों के आधार पर प्रमाणित करना थोड़ा मुश्किल है। हम सप्रमाण नहीं बता सकते कि यह देवनागरी नाम कैसे अस्तित्व में आया। ईसा की 14वीं 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को नंदी नागरी कहा है। विजयनगर के राजाओं के लेख कन्नड़, तेलुगु और नागरी लिपि में मिलते हैं। जानकारी मिलती है कि विजयनगर के राजाओं के शासन काल में ही पहले पहल वेदों के लिपिबद्ध किया गया था। वह वैदिक साहित्य निश्चित ही नागरी लिपि में लिखा गया होगा। विद्वानों का यह भी मत है कि
वाकाटकों और राष्ट्रकूटों के समय में महाराष्ट्र के प्रसिद्ध नंदीनगर आधुनिक नांदेड़ की लिपि होने के कारण इसका नाम नांदी नागरी पड़ा। लेकिन हमें नामकरण के इस झंझट में अधिक नहीं पड़ना चाहिए। यह किसी नगर विशेष की लिपि नहीं थी, क्योंकि ईसा की 8वीं से 11वीं सदियों में हम नागरी लिपि को पूरे देश में व्याप्त देखते हैं। उस समय यह एक सार्वदेशिक लिपि थी। देश भर में नागरी लिपि के बारे में सारे लेख मिले हैं। इस नागरी लिपि के उदय के साथ भारतीय इतिहास व संस्कृति के एक नए युग की शुरुआत होती है। भारत इस्लाम के संपर्क में आता है और बाद में 13वीं सदी में इस्लामी शासकों के शासन आरंभ होता है। नए संप्रदाय अस्तित्व में आते हैं। भारतीय समाज और बहुत से संप्रदायों को एक व्यापक नाम मिलता है, हिंदू समाज और हिंदू धर्म। नागरी लिपि के साथ साथ अनेक प्रादेशिक भाषाएं भी जन्म लेती हैं। 8वीं-9वीं सदी से आरंभिक हिंदी का इतिहास मिलने लग जाता है। हिंदी के आदि कवि सरहपाद 8वीं सदी के दोहा कोश की तिब्बत से जो हस्तलिपि यानी हाथ से लिखी हुई जो पुस्तकें हैं, हस्तलिपि मिली है, वह 10वीं-11वीं सदी की लिपि में लिखी गई है। नेपाल से और भारत के जैन भंडारों से भी इस काल की बहुत सारी हस्तलिपियां मतलब हाथ से लिखा हुआ मिली है। इसी काल में भारतीय आर्य भाषा परिवार की आधुनिक भाषाएं मराठी, बंगला आदि जन्म ले रही थी। इस समय से इन भाषाओं के लेख भी मिलने लग जाते हैं। दक्षिण भारत की द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं, विशेषतः तमिल भाषा अधिक प्राचीन है, लेकिन इन भाषाओं के लेख भी इसी समय से मिलने लग जाते हैं। इन भाषाओं के लिए दक्षिण भारत में विकसित ब्राह्मणी लिपि का कुछ स्वतंत्र विकास हो रहा था, परंतु दक्षिण भारत में नागरी लिपि का भी खूब व्यवहार था। दरअसल नागरी के आरंभिक लेख हमें विंध्य पर्वत के नीचे के दक्खन प्रदेश से भी मिलते हैं। अनेक विद्वानों का मत है कि दक्षिण भारत में नागरी लिपि का प्राचीनतम लेख राष्ट्रकूट राजा दंती दुर्ग का समांगढ़ दानपत्र 754 ईस्वी में है। दंती दुर्ग ने ही राष्ट्रकूट शासन की नींव डाली थी। ये राष्ट्रकूट शासक मूलतः कर्नाटक के रहने वाले थे और इनकी मातृभाषा कन्नड़ थी, परंतु ये खानदेश विदर्भ में बस गए थे। दंती दुर्ग के बाद उनका चाचा कृष्ण प्रथम राष्ट्रकूटों की गद्दी पर बैठा। इसी कृष्ण के शासन काल में एलोरा प्राचीन एलापुर वेलूर में अनुपम कैलाश मंदिर पहाड़ को काटकर बनाया गया था। कृष्ण के कुछ लेख भी मिले हैं। 9वीं सदी में अमोघ वर्ष एक प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा हुआ। इसी अमोघ वर्ष ने राष्ट्रकूट की नई राजधानी मालखेड़, जिसको लोग मालखेड़ के नाम से जानते हैं, 9वीं सदी में अमोघ वर्ष मालखेड़ की नींव डाली। अमोघ वर्ष के शासन काल में ही जैन गणितज्ञ महावीराचार्य 850 ईस्वी ने गणित सार संग्रह की रचना की थी। ईसा की 8वीं सदी में पश्चिम महाराष्ट्र के कोणार्क प्रदेश में शिलाहारों का राज स्थापित हो गया था। 11वीं सदी में इनकी एक शाखा का राज्य कोल्हापुर सातारा प्रदेश में भी स्थापित हो गया था। इन शिलाहारों के अनेक नागरी लेख मिले हैं। 11वीं सदी में नागरी लिपि में प्राचीन मराठी भाषा के लेख मिलने लग जाते हैं। अक्षी कुलाबा जिला से शिलाहार शासक केशीदेव प्रथम का एक शिलालेख 1012 ईस्वी में मिला है, जो संस्कृत मराठी भाषाओं में है और इसकी लिपि नागरी है। परंतु दिवे आगर रत्नागिरी जिला ताम्रपट्ट पूर्णतः मराठी में है। इसे मराठी का अधलेख माना जाता है। अधलेख का मतलब होता है, इसको समझना है कि
आद्य लेख का मतलब होता है अत्यंत प्राचीन प्रारंभिक लेख। नागरी लिपि में लिखा गया यह ताम्रपत्र 260 ईस्वी का है। कर्नाटक प्रदेश का श्रवण बेलगोल स्थान जैनों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, जहां गोमटेश्वर का भव्य पुतला खड़ा है। इस स्थान से विविध भाषाओं और लिपियों के अनेक लेख मिले हैं। यह है श्री गंग राजे सुत्ताले करवियले। श्री गंग राजा ने परकोटा बनवाया। एक अन्य नागरी लेख में लिखा है श्री चावुंड राजे करवियले। ये लेख दक्षिण शैली की नागरी लिपि में है। देवगिरी के यादव राजाओं के नागरी लिपि में बहुत सारे लेख मिलते हैं। यादव राजा रामचंद्र 13वीं सदी के ताम्रपत्र में ए और ओ की मात्राएं अक्षर की बाईं ओर हैं। कल्याण के पश्चिम चाकुल्य नरेशों के लेखों भी नागरी लिपि में है। उड़ीसा कलिंग प्रदेश के ब्राह्मणी की एक विशेष शैली कलिंग लिपि का अस्तित्व था, परंतु गंग वंश के कुछ शासकों के लेख नागरी लिपि में मिलते हैं। नागरी लिपि के लेख न केवल पश्चिम तथा पूर्व भारत के बल्कि सुदूर दक्षिण भारत से भी मिले हैं। दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश से राजा वरगुण के पलियम ताम्रपत्र मिले हैं। प्रथम ताम्रपत्र तमिल से शुरू होता है, परंतु इसकी दूसरी ओर से नागरी लिपि संस्कृत भाषा का लेख शुरू होता है। यह ईसा की 9वीं सदी का है। उत्तर भारत में पहले गुर्जर प्रतिहार राजाओं के लेखों में नागरी लिपि देखने को मिलती है। अनेक विद्वानों का मत है कि ये गुर्जर प्रतिहार बाहर से भारत आए थे। ईसा की 8वीं सदी के पूर्वार्ध में अवंती प्रदेश में इन्होंने अपना शासन खड़ा किया और बाद में कन्नौज पर भी अधिकार कर लिया था। मिहिर भोज, महेंद्रपाल आदि प्रख्यात प्रतिहार शासक हुए। मिहिर भोज 840 से 81 ईस्वी की ग्वालियर प्रशस्ति नागरी लिपि संस्कृत भाषा में है। धारा नगरी का परमार शासक भोज अपने विद्यानुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध हैं, परंतु इस शासक के बहुत कम अभिलेख मिले हैं। इस राजा के वंशवाड़ा और बेतमा दान पत्र क्रमशः कोंकण विजय और कोंकण विजय पर्व के अवसरों पर दिए गए थे। बेतमा इंदौर के समीप दान पत्र 1020 ईस्वी का है। हमने इन्हीं आरंभिक नागरी लेखों की संक्षिप्त चर्चा की है जो देश के विभिन्न भागों में मिले हैं। 12वीं सदी के बाद हम उत्तर भारत के सभी हिंदू शासकों को देवनागरी लिपि का इस्तेमाल करते हुए देखते हैं। हमने यह भी देखा है कि कुछ इस्लामी शासकों ने भी अपने सिक्कों पर नागरी लेख अंकित किए हैं। तो ये रही एक निबंध है। निबंध को थोड़ा गंभीरता से इसको समझना होता है। एक बार जब इसे सुन लेंगे तो हमें विश्वास है कि आप पूरी तरह से समझ पाएंगे और अपने प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। तो आज इस वीडियो में हम इतना ही, और अगले वीडियो में अगली चैप्टर के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत